सबसे पहले बात कर लेते हैं भीमबेटका की गुफा की। ये स्थित है रायसेन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए भीमबेटका यानी भीम का बेटा शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा भीम जिनका शरीर बहुत ही बलशाली था और बड़ा था। तो अगर भीम का बेटा होगा जैसे घटोत्कच था, तो जाहिर सी बात है वो भी बड़े मतलब कि भीम का था, मतलब उसका जो शरीर था बड़ा था। तो उस हिसाब से वो राशन भी लेगा, है ना, यानी खाना भी उस हिसाब से खाएगा। तो राशन लेगा भीम का बेटा भी बहुत ज़्यादा, तो राशन से रायसेन। तो याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, रायसेन में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिखी राज गुफा की। ये स्थित है मुरैना में, और साथ ही साथ एक है लिखी छाछ गुफा, ये भी स्थित है मुरैना में। तो दोनों को याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखी राज यानी किसी भी व्यक्ति ने लिखे हैं राज। अब किस चीज़ में लिखेंगे, जाहिर सी बात है कॉपी में लिखेंगे, कोई राज है किसी का तो कॉपी में लिखेंगे। या फिर लिखी छाछ में भी एक शब्द लिखा हुआ है लिखी छाछ, यानी सजा के लिखा हुआ है कोई भी अच्छा सा डेकोरेट करके। तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति ने अगर राज लिखा है कोई भी, तो उसको क्या करेगा, उस पन्ने को मोड़ देगा जिससे कि कोई भी ना पढ़ पाए। तो मोड़ने से मुरैना। दूसरे में छाछ लिखा हुआ है शब्द, तो सजा के लिखा हुआ है, डेकोरेट करके लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो पन्ने को मोड़ने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि अगर डेकोरेट किया हुआ है तो खराब हो जाएगा अगर पन्ना मोड़ देगा पूरी तरह से। तो इसमें भी मोड़ना शब्द है, तो मोड़ने से मुरैना। तो याद रखिएगा लिखी राज गुफा और लिखी छाछ गुफा दोनों की दोनों मुरैना में स्थित हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांडव की गुफा की। जो पांडव की गुफा है वो पचमढ़ी में स्थित है। तो पांडव 5 पांडव थे, ठीक है, और पचमढ़ी में पच शब्द, पच यानी 5, तो सिंपल से याद रखिएगा जो पांडव की गुफा है कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिलौवा की गुफाओं की। ये स्थित है ग्वालियर में। तो बिलौवा में एक शब्द लिखा हुआ है बिलैया, यानी बिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल सा बिल्ली की बात हो रही है। और आपको पता है बिल्लियों का सबसे पसंदीदा जो भोजन है वो क्या है, दूध दही। ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, किसके घर में, तो आप बोलेंगे ग्वालों के घर में, ठीक है। तो ग्वालों के घर में ज़्यादा मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बिल्लियाँ भी वहीं रहेंगी। तो बिल्ली से बिलौवा की गुफा और ग्वाला से ग्वालियर। तो बिलौवा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में। अब हमारे सामने है मारा की गुफाएं। ये स्थित है सिंगरौली में। तो मारा यानी मारने की बात हो रही है। अब किसी को कोई मारेगा तो जाहिर सी बात है रोने लगेगा, ठीक है। तो रोली फॉर सिंगरौली। तो मारा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंगरौली में। अब इसके बाद है शंकराचार्य की गुफाएं, जो कि ओमकारेश्वर में स्थित हैं। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। शंकराचार्य में शंकर भगवान और ओमकारेश्वर में ओम। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है, ओमकारेश्वर में, ठीक है। अब हमारे सामने है लोहानी की गुफा, जो स्थित है धार में। तो लोहानी में लोहा शब्द लिखा हुआ है। और आपको पता है धार किस में होते हैं, हथियार में। और हथियार किसके बने होते हैं, ज़्यादातर लोहे के। तो लोहे के हथियार में धार होते हैं। तो लोहे से लोहानी की गुफा और धार से धार। तो याद रखिएगा लोहानी की गुफा कहाँ स्थित है, धार में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उदयगिरी की गुफा की। जो उदयगिरी की गुफा है वो विदिशा में स्थित है, ठीक है। तो उदयगिरी को कर लेते हैं उदयगिरी, यानी कोई बंदा उड़ा और गिर गया। तो जाहिर सी बात है एकाएक उड़ा, मान लीजिए कोई एरोप्लेन है एकाएक उड़ा और कहीं गिर गया अचानक से, तो अब उसको दिशा का तो भान होगा नहीं, मतलब उसको पता तो नहीं चलेगा ना कि कौन सी दिशा में अब है, जब तक वो देखेगा नहीं, ठीक है। तो उड़ के गिर गया डायरेक्ट, तो उसको अब दिशा की जानकारी उसको नहीं है। तो दिशा फॉर विदिशा। तो याद रखिएगा उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है, विदिशा में। अब अगला है बाघ की गुफा। ये स्थित है धार में। तो बाघ मतलब शेर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर शेर को मारना है, खुद को बचाना है शेर से, तो उसको किसी धारदार हथियार से मारना पड़ेगा, जिससे कि अपनी सुरक्षा हो सके। तो याद रखिएगा बाघ की गुफा कहाँ स्थित है, धार में। अब अगला है आदमगढ़ की गुफा। ये स्थित है होशंगाबाद में। तो आदम में एक शब्द लिखा हुआ है आदिमानव टाइप का, आदमगढ़ या फिर आदमी। तो आपको पता है आदिमानव हो या फिर आदमी, सब संग में ही रहते थे। पहले भी आदिमानव संग में रहते थे, क्योंकि जानवरों से खतरा होता था, तो सब साथ में रहते थे, यानी संग में रहते थे। तो संग फॉर होशंगाबाद। तो आदमगढ़ की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, होशंगाबाद में। अब अगला है मृगेंद्र नाथ की गुफा। ये स्थित है रायसेन में। तो मृगेंद्र नाथ में मृग शब्द लिखा हुआ है, मृग को कर लेते हैं मैगी, ठीक है। मैगी एक प्रकार का भोजन है, खाना है या फिर राशन है। तो याद रखिएगा मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ स्थित है, राशन में। दूसरा तरीका भी है, मृगेंद्र मतलब क्या होता है, मृगेंद्र मतलब होता है शेर, ठीक है। तो शेर का राशन, जाहिर सी बात है शेर हमेशा अपना राशन ही ढूंढता रहता है, ठीक है। किसी न किसी जानवर को या फिर इंसान को भी पा जाए तो वो भी उसका राशन। तो याद रखिएगा मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है सिद्धराज गुफा। ये स्थित है टीकमगढ़ में। तो सिद्धराज में एक शब्द लिखा हुआ है सिद्ध, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास कई सारी सिद्धियां हैं, कई सारी पावर्स हैं।
तो जाहिर सी बात है अब उसके सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो सिद्धि से आपको याद आ जाएगा सिद्धराज की गुफा, और कोई भी नहीं टिक पाएगा तो टिकने से टीकमगढ़। तो सिद्धराज की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? टीकमगढ़ में। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है भर्तहरि की गुफा। ये स्थित है उज्जैन में, और साथ ही साथ एक गुफा है कलियादेह की गुफा, ये भी उज्जैन में स्थित है। तो उज्जैन आपको पता है महाकाल नगरी, यानी जो भगवान शिव की मूर्ति है महाकालेश्वर, ठीक है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि डेली की डेली भस्म आरती चढ़ती है, मतलब मुर्दों से जो भस्म निकलता है तो उन्हीं की राख उनके ऊपर डेली की डेली ताज़ी राख चढ़ती है। तो आपने देखा होगा जो भरथरी बने होते हैं वो भी पूरी तरह से अपने शरीर में क्या करते हैं? भस्म लगा के रखते हैं। और कलिया देह हो जाता है, क्यों? क्योंकि भस्म लगा के रखते हैं, तो जाहिर सी बात है राख लगाएंगे तो देह कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भर्तहरि की गुफा और कलिया देह की गुफा कहाँ स्थित है? उज्जैन में। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है सारो मारो की गुफा। ये स्थित है सीहोर में। तो सिंपल सा सारो में अगर सा के बाद हा शब्द कर दें तो क्या हो जाएगा? सहारो। तो सहारो से सीहोर याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा सीहोर में कौन सा गुफा स्थित है? सारो मारो की गुफा। ठीक है। अब अगला है काजल रानी की गुफा, जो स्थित है खंडवा में। तो यहाँ पर देखिए काजल में का के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? जल। जल यानी पानी की बात हो रही है। और आपको पता है जो पानी होता है भूमिगत प्राप्त होता है, यानी नीचे से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं जल के लिए। ठीक है। तो खनना पड़ता है मिट्टी को जल प्राप्त करने के लिए। तो खनने से खंडवा और जल से काजल रानी की गुफाएं। तो याद रखिएगा काजल रानी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? खंडवा में। साथ ही साथ सत मातृका की गुफा जो है वो भी खंडवा में स्थित है। तो मातृका यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, आपने मातृका पूजन सुना होगा। ठीक है। तो वो भी मिट्टी से ही रिलेटेड होता है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मिट्टी को खनना पड़ता है मातृका पूजन में भी। जब विवाह कार्य होता है या फिर जनेऊ संस्कार होता है तब मातृका पूजन होता है। तो आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा मिट्टी को खनना पड़ता है तो खनने से खंडवा। तो याद आ जाएगा आपको कि सत मातृका की गुफा भी खंडवा में स्थित है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्वती की गुफा की। ये स्थित है रायसेन में। तो पार्वती माता आपको पता है उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। तो गणेश भगवान जो थे वो ज़्यादा राशन लेते थे, है ना, लड्डू उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। तो गणेश भगवान ज़्यादा राशन लेते थे जो कि पार्वती माता बनाती थी। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि पार्वती की गुफा कहाँ स्थित है? रायसेन में। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है हमारे सामने लिखी दांत गुफा, जो स्थित है चंदेरी में। तो यहाँ पर देखिए चंदेरी में चांदी शब्द लिखा हुआ है और लिखी दांत में एक शब्द लिखा हुआ है दांत। तो आपको पता है जो दांत होते हैं अगर वो खराब हो जाए तो किसका अमलगम डाला जाता है दांत में? चांदी का, है ना, चांदी का अमलगम दांत में भरा जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा चांदी से चंदेरी। तो लिखी दांत की गुफा कहाँ स्थित है? चंदेरी में। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धमनार की गुफा की। तो जो धमनार की गुफाएं हैं वह स्थित है मंदसौर में। तो यहाँ पर धम को कर लेते हैं धीम, यानी धीमे की बात, और मंद भी धीमा ही होता है। तो आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि धमनार की गुफा कहाँ स्थित है? मंदसौर में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सात कोठरी की गुफाएं। ये स्थित है धार में। तो धार को घार कर लेते हैं यानी घर, और कोठरी की बात हो रही है सिंपल सा। तो आपको पता है सात सात कोठरियाँ कहाँ हैं? घर में। तो सात कोठरियों की गुफाएं कहाँ स्थित है? धार में। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है झिंझरी की गुफा। तो झिंझरी की गुफा कटनी में स्थित है, आपको पता है, क्योंकि मैंने शैलाश्रय और शैल चित्र वाले वीडियो में आपको याद करवाया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये जो गुफाएं हैं या फिर शैलाश्रय और शैल चित्र हैं ये आपके गुफा वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है। तो सिंपल से अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है आपको याद है, और नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि इसकी ट्रिक आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो बार बार ट्रिक बताने से मतलब नहीं निकलने वाला। तो बात कर लेते हैं रॉक शेल्टर के गुफाओं की। ये स्थित है सागर में। तो यहाँ पर शेल्टर को साल्टर यानी साल्ट कर लेते हैं, नमक। ठीक है। और नमक किसके पानी में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सागर या समुद्र के पानी में। ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा रॉक शेल्टर की गुफा कहाँ स्थित है? सागर में। अब अगला है खंडगिरी की गुफाएं। ये स्थित है विदिशा में। तो इससे पहले एक आया था उदयगिरी की गुफा। तो मैंने आपको बताया था कि उड़ के गिर गया तो दिशा का ज्ञान नहीं है कि अब किधर गिर गया। तो उसी तरह से यहाँ भी गिरेगा तो बंदे को दिशा की जानकारी नहीं होगी। ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा खंडगिरी की गुफा भी विदिशा में स्थित है। अब अगला है चंद्रशेखर आज़ाद गुफा, जो कि टीकमगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो चंद्रशेखर में एक शब्द लिखा हुआ है चंद, तो चंद को कर लेते हैं चंदन। ठीक है। तो चंदन टीका एक ही चीज़ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद गुफा कहाँ स्थित है? टीकमगढ़ में। अब अगला है अम्बा माई की गुफा, जो कि स्थित है बैतूल में।
तो यहाँ पर अम्बा माई यानी अम्बे माँ की बात हो रही है। तो हम सब अम्बे माँ के कौन हैं, बेटे हैं, तो बेटे से बैतूल, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अम्बा माई की गुफा है वो कहाँ स्थित है, बैतूल में स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ एक है मोपाली छोटा महादेव गुफा, ये भी बैतूल में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मोपाली में शब्द लिखा हुआ है माँ पाली, माँ ने पाला, और छोटा शब्द लिखा हुआ है। तो सिंपल सा माँ ने किसको पाला, छोटे बच्चे को पाला, यानी अपने बेटे को पाला, तो बेटे फॉर बैतूल। तो सिंपल सा आप इसको भी याद रखिएगा कि ये भी बैतूल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो वह हमारे सामने है गुप्तेश्वर की गुफा, जो कि स्थित है छिंदवाड़ा में। तो गुप्तेश्वर है, ठीक है, यानी कोई भी बात क्या है, गुप्त है। तो बोलते हैं ना बात गुप्त ही रहनी चाहिए, किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब किसी के कानों के छिद्र तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बात गुप्त ही रहनी चाहिए। तो गुप्त से आपको याद आ जाएगा गुप्तेश्वर की गुफा, और कान के छिद्र फॉर छिंदवाड़ा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आबचंद की गुफाएं, जो स्थित है सागर में। तो आब मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता गूगल कर लीजिएगा। आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। पंजाब मतलब 5 प्लस आब, 5 नदियों का भूमि। तो सिंपल सा उसी तरह आब का मतलब पानी होता है, और पानी सागर में सबसे ज़्यादा होता है। तो सागर से आपको याद आ जाएगा कि आबचंद की गुफा सागर में स्थित है। अब हमारे सामने जो अगली गुफा है वह है आल्हा उदल की गुफा, जो कि मैहर में स्थित है। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि मैहर में शारदा माता की जो प्रतिमा है उसी की पूजा करते थे पहले आल्हा उदल। तो ये कहानी आप सबने सुनी होगी अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो, ठीक है। तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है घोड़ा मोड़ा गुफा, ये स्थित है डिंडोरी में। तो घोड़ा को मोड़ने की बात हो रही है। तो घोड़ा कैसे मुड़ता है, कोई स्टेयरिंग तो होती नहीं है कि उसको मोड़ दें। तो जो उसकी लगाम होती है ना, जिसमें डोरी लगी होती है, या फिर लगाम बोल सकते हैं, तो उसी डोरी के माध्यम से घोड़े को मोड़ा जाता है। तो घोड़ा मोड़ा किसके माध्यम से, डोरी के, तो डोरी से डिंडोरी। तो घोड़ा मोड़ा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, डिंडोरी में, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है नवेरी की गुफा, ये स्थित है भोपाल में। तो आपको पता है भोपाल को क्या बोला जाता है, तालों का शहर। तालों मतलब लॉक वाले ताले नहीं, तालाब वाले ताले, ठीक है। तो तालाबों का शहर भोपाल को बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो तालाब में आपने देखा होगा अगर आप कभी भोपाल गए हैं, या फिर आप वैसे भी देखेंगे तो वहाँ पर नौका विहार बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नावें बहुत ज़्यादा खड़ी रहती हैं। तो नावे से आपको याद आ जाएगा नवेरी की गुफा, ठीक है। तो नवेरी की गुफा कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक है। तो अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हमारे सामने है, वह है पहाड़गढ़ की गुफाएं, ये स्थित है मुरैना में। तो मुरैना में मोर शब्द लिखा हुआ है। तो मोर ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों में, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ स्थित है, मुरैना में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई वन नीति की। जो नई वन नीति है ये लागू की गई है सन 2005 में। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि नई मतलब न्यू की बात हो रही है, और वन वन मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल वन की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट में एक शब्द लिखा हुआ है फोर प्लस रेस्ट, यानी 4 को रेस्ट दे दिया गया। 1 2 3 4 इन सभी को क्या कर दिया गया, रेस्ट दे दिया गया। मतलब 4 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको रेस्ट दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब आगे वाली संख्या कौन सी है, 5 है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नई वन नीति है वह कब शुरू की गई या फिर कब लागू की गई है। तो वह की गई थी सन 2005 में, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पहली वन नीति की। पहली वन नीति जो थी ये लागू की गई थी सन 1952 में। कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि दोनों में वन वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली वन नीति की बात हो रही है, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम। और ऐसी नीति क्यों लाने की जरूरत पड़ी होगी, तो आप ऐसा समझिए कि पहले क्या थे कि वन नहीं थे, ठीक है। वन ना होने के कारण पहली पहली बार ऐसी नीति बनाई गई कि वन विकसित किए जाएं। मतलब पहले जो धरती थी वो कैसी थी, बेवन थी, यानी बिना वन के थी। बोलते ना बेवन बोलेंगे तो ऐसा हो जाता ना कि बिना वन, ठीक है। तो बेवन थी, इसलिए वन नीति लाई गई जिससे कि वह बेवन ना रहे बल्कि वहाँ धरती पर क्या हो, वन आ जाए। तो बेवन से आपको याद आ जाएगा 52, ठीक है। धरती पहले बेवन थी इसलिए वन नीति लाई गई, पहली वन नीति, ठीक है। कब लाई गई, 52 में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहली वन नीति जो है 1952 में शुरू की गई थी। आसान हो गया ना याद करना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन विकास निगम की। इसकी स्थापना की गई सन 1975 में। जो वन विकास निगम है स्थापना कब की गई, 1975 में। तो यहाँ पर देखिए वन को याद करने के लिए यहाँ पर सिंगल वाला वन कर लेते हैं, मतलब संख्या वाला एक की बात कर लेते हैं, वन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विकास की बात हो रही है, मतलब वन का क्या करना है, विकास करना है, किसी एक व्यक्ति का विकास करना है, ऐसा समझिए। अब एक व्यक्ति जो है मतलब पूरी धरती में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति का विकास करने का भगवान सोच रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर एक व्यक्ति विकास कर गया है तो सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उसके
पीछे हो जाएंगे, है ना। यानी वन जो है, एक व्यक्ति जो है उसने विकास कर लिया तो सभी पीछे हो गए, तो पीछे से याद आ जाएगा आपको 75। तो याद रखिएगा, वन विकास जो निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में, क्योंकि वन ने विकास कर लिया तो सब क्या हो गए? पीछे हो गए उससे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1974 में। तो यहाँ पर देखिए, वन्य जीव संरक्षण यानी वन में जितने जीव हैं उनके संरक्षण यानी रक्षा की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन में जो भी जीव हैं उनको नुकसान तो पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो जीव तो निर्दोष हैं बेचारे, वो तो चाहते नहीं होंगे कि उनकी कोई हत्या कर दे। तो मतलब उनकी क्या चाहत होती होगी? कि उनकी चाहत ये रहती होगी कि वो संरक्षित रहें, मतलब उनकी रक्षा की जाए, कोई भी उनको ना मारे। तो सिंपल सा आप ऐसा समझिए कि वन में जितने भी जीव हैं उनकी ये चाहत होती है कि उनकी रक्षा की जाए, इसीलिए संरक्षण नीति भी लाई गई है। तो चाहत से आपको याद आ जाएगा 74, 74, 74। तो आप ऐसे याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये कब लाया गया मध्य प्रदेश में? तो लाया गया मध्य प्रदेश में 1974 में। और राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो 1972 में घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जितने भी अधिनियम है, अगर आप याद करना चाहते हैं कि ये कब शुरू किए गए हैं, तो इसकी वीडियो पहले से अपलोड है, 2 पार्ट में अपलोड है लगभग, उसमें आपको मिलेंगे 42 पॉइंट। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रदेश व सामाजिक वानिकी योजना की। इसकी जो स्थापना की गई, ये की गई सन 1976 में। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक में समाज शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर वानिकी में शब्द लिखा हुआ है वानिकी, ठीक है। यानी समाज में किसी ने वाणी का उपयोग किया। वाणी का उपयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहला तो मीठी वाणी और दूसरा कड़वी वाणी। तो ऐसा समझिए कि किसी ने गलत तरीके से वाणी का उपयोग किया, तो जाहिर सी बात है कि अब समाज जो है उसका साथ छोड़ देगा, समाज से उसका बहिष्कार हो जाएगा, ठीक है। समाज के लिए गलत उपयोग कर रहा है वाणी, ठीक है, तो उसका साथ समाज जो है छोड़ देगा। तो साथ और छोड़ने में 6 शब्द लिखा हुआ, 7 और 6 यानी 1976। तो याद रखिएगा, जो प्रदेश व सामाजिक वानिकी योजना है कब शुरू की गई थी? सन 1976 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की। इसकी स्थापना की गई सन 2004 में। तो यहाँ पर देखिए, झील को कर लेते हैं झील यानी जेल की बात, ठीक है। और 4 में चोर शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसा समझिए कि जेल में कौन होते हैं? चोर लोग होते हैं, ठीक है। तो जेल से झील आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश झील संरक्षण जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब की गई? सन 2004 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम की। इसकी स्थापना की गई सन 1952 में। तो यहाँ पर देखिए, उद्यान की बात हो रही है, उद्यान यानी गार्डन की बात, ठीक है। और 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन। तो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े भवन बने होते हैं उनके सामने गार्डन की जगह होती है, यानी अपने भवन में सामने क्या करते हैं? वो गार्डन बना के रखते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा आप कि जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1952 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर की। यह शुरू किया गया था सन 1973 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टाइगर की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति टाइगर को देख ले, मान लीजिए किसी भी गांव में टाइगर आ जाए, तो क्या होता है कि लोग वहां से तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर का मतलब क्या होता है? भाग जाना, एक मुहावरा है, ठीक है। तितर बितर होना, भाग जाना। तो लोग तितर बितर हो जाते हैं, तो आपको ऐसे आ जाएगा तितर से 73, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरू किया गया था? सन 1973 से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की। इसकी स्थापना की गई थी सन 1962 में। तो यहाँ पर देखिए, राज्य में खनिज निकला तो उसके लिए निगम की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब राज्य में जो भी खनिज निकलेगा या फिर निकल रहा है उसके लिए निगम बनाया गया, एक बोर्ड बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस निगम के अंतर्गत कर्मचारी भी होंगे, बॉस भी होंगे, ठीक है। तो खनिज निगम जो है उसके अंदर बॉस भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे। तो आपको बॉस से याद आ जाएगा 62, कर्मचारी से कोई भी गिनती नहीं आएगी, ठीक है। तो बॉस से 62 यानी 1962। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। यहाँ पर खनिज के साथ निगम शब्द लिखा हुआ है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी खनिज वाले हैं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो निगम है तो निगम बोर्ड एक तरीके से है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि वहाँ पर कर्मचारी और बॉस हैं, तो बॉस से 62। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो है मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। यह शुरू की गई सन 1995 में। तो मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति की बात हो रही है, यानी फर्स्ट खनिज, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में खनिज मिला, कोई भी खनिज हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहली बार खनिज मिला, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ पहली बार मिलेगी तो उसको इंसान पहचानेगा नहीं, ठीक है। अब हम सब पहचानते हैं कि ये लोहा है, ये चांदी है, ये सोना है, लेकिन अगर सोचिए कि पहली पहली बार मिले और आपसे पूछ लिया जाए कि ये चीज़ क्या है, तो आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो खनिज पहली बार मिला इसलिए पहचान नहीं पाया कोई, तो पहचान से आपको याद आ जाएगा 95, ठीक है। 95, 95। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पहली खनिज नीति जो है वह कब शुरू की गई थी? सन 1995 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की गौण खनिज नीति। इसकी जो बात है वह की गई थी सन 2004 में।
तो यहाँ पर गौण को कर लेते हैं गॉड। गॉड मतलब भगवान की बात, और भगवान का क्या, खनिज। यानी ऐसा समझिए कि भगवान के कोई भी जगह है वहाँ पर खनिज है, या फिर मंदिरों में जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब रखे हुए हैं पहले के टाइम वाले, राजा महाराजा के टाइम से, तो उस वाले खनिज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गॉड के पास जो खनिज है, तो जाहिर सी बात है गॉड किसी को देने तो आएंगे नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अगर लेगा तो जाहिर सी बात है कि गॉड की बिना मर्जी के ले रहा है, तो ऐसा समझिए कि चोरी से ले रहा है। तो चोर से आपको याद आ जाएगा चार। ठीक है, चोर चार, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो गौण खनिज नीति है कब शुरू की गई थी, सन 2004 में। अब खनिज से संबंधित एक और पॉइंट है, वह है मध्य प्रदेश नवीन खनिज नीति। यह शुरू की गई थी सन 2010 में। नवीन मतलब नई नई खनिज नीति। अच्छा, आपको पता है कि पहले के टाइम पे जब क्या होता था कि आज़ादी के बाद से जब भी खनिज मिलता था कहीं पे, तो क्या होता था कि खनिज का खनन तो किया जाता, मतलब उसको खदान से निकाल तो लिया जाता था, लेकिन वहीं पे रखा रहता था। क्या होता था कि उस टाइम पे परिवहन के साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो वहीं पर रख दिया जाता था, तो चीज़ें लोग बहुत सारी ले भी जाया करते थे, आसपास के जो लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें उठा ले जाया करते थे। लेकिन जो नवीन खनिज नीति आई, नई नई खनिज नीति आई, तो इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि जितनी भी चीज़ें खनिज, मतलब कि जो भी खदान से चीज़ें निकले, पूरी की पूरी चीज़ें चली जाएँ जहाँ पे उनको रखा जा सके सुरक्षित। ठीक है, तो वो अब किसके माध्यम से होता है, ट्रेन के माध्यम से। ठीक है, जो मालगाड़ियाँ होती हैं तुरंत उसमें लदा और चली गई चीज़ें, अब रखी नहीं जाती, जिससे कि चीज़ें गायब नहीं होती। तो नई खनिज नीति इसके अंतर्गत क्या हुआ कि चीज़ें जितनी भी निकलती हैं सब ट्रेन में लद के चली जाती हैं, तो ट्रेन से आपको ट्रेन याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब शुरू की गई, 2010 में। तो खनिज से संबंधित चार चीज़ें याद की हम लोगों ने। पहला, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, स्थापना कब की गई, 1962 में। उसके बाद जो था वह था मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति, इसकी बात कब की गई, 1995 में। मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति 2004, और मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति 2010। ठीक है, चारों याद हो गए आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की। इसकी स्थापना की गई सन 1956 में। तो यहाँ पर देखिए विद्युत की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और जो विद्युत होता है वो छिपा हुआ होता है, दिखता तो है नहीं, है ना। तार के अंदर जो भी बिजली दौड़ती है वो तो नहीं दिखती। अब बल्ब जलते हुए दिखते हैं, मोबाइल चार्ज होते हुए दिखते हैं, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन तार के अंदर जो बिजली दौड़ती है कोई भी लाइन के अंदर, तो वो तो नहीं दिखती, मतलब छिपी रहती है। तो छिपने से आपको याद आ जाएगा 56 यानी 1956। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में। इसी के साथ एक पॉइंट और है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, इसकी स्थापना की गई थी सन 1950 में। तो यहाँ पर विद्युत के साथ मंडल शब्द लिखा हुआ है, तो मंडल को कर लेते हैं मर्डर। ठीक है, मर्डर यानी मरने की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि विद्युत से मर्डर हो गया। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी में फंस जाते हैं, गलती से कहीं वायरिंग खुली रह जाती है तो वो वहीं पे हाथ रख देते हैं, तो ज़्यादातर केस ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा बच्चा से 50। ठीक है, 50, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नवीन सौर ऊर्जा नीति की। यह जो है यह लाई गई सन 2012 में। तो सौर यानी सूर्य की बात हो रही है, और ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा, तो आपको पता है ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य सबसे बड़े हैं, है ना। मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा से आपको याद आ जाएगा 12। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नवीन सौर ऊर्जा नीति है कब शुरू की गई, 12 में यानी 2012 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं नई खेल नीति की। तो जो नई खेल नीति है ये शुरू की गई 2005 में। तो खेल यानी गेम की बात हो रही है, गेम जो है जी है से स्टार्ट होता है, जो जी है वह उल्टा 5 दिखता है। ठीक है, तो 5 आपको याद आ जाएगा 2005, आसान है ना। तो याद रखिएगा नई खेल नीति जो है वह कब शुरू की गई, सन 2005 में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना की गई सन 1982 में। तो पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो जाहिर सी बात है अब कोई भी आस नहीं है उसके पास। ठीक है, यानी बेआस है। क्यों, क्योंकि पिछड़ चुका है, जाहिर सी बात है वो अब मन से हार चुका है, पिछड़ा हुआ है तो उसने मन से हार मान ली है। ठीक है, कोई भी गेम है बंदा पिछड़ गया तो मन से हार गया, यानी बिना आस का अब बैठा हुआ है, आस नहीं है जीत की उसके अंदर। तो बेआस से आपको याद आ जाएगा 82। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो है स्थापना कब की गई थी इसकी, 1982 में। अब बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में। तो अल्पसंख्यक में शब्द लिखा हुआ है अल्पसंख्या, तो आपको पता है अगर कोई भी समाज है अल्पसंख्या में हो, कम संख्या में हो, तो उसकी ज़्यादा लंबी पहचान नहीं होती है। क्यों, क्योंकि समाज छोटा है तो जाहिर सी बात है पहचान भी कम होगी, तो पहचान से 95 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण जो विभाग है उसकी स्थापना कब की गई, 1995 में। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पॉइंट और हैं जिनकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, तो इन चीज़ों को आप खुद से याद रखिएगा। 5-6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं आपको उनको भी अलग से बता देता हूँ। तो आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना है ये शुरू की गई थी सन 1995 में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी सन 2015 में।
में, और मध्य प्रदेश में ईपीसीओ जो है इसकी स्थापना की गई थी, इन्वायरमेंट संबंधित है तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। इसको वैसे याद कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो चेंज होता है जब, तो इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण क्या होता है, खांसी आने लगती है, तो खांसी से 81, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप इसी के साथ, कि जो मध्य प्रदेश का डाक परिमंडल है उसका गठन कब किया गया था, वो किया गया था 1962 में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं की, कि गेहूं के उत्पादन में जो सर्वप्रथम जिला है वो है होशंगाबाद। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गेहूं शब्द लिखा हुआ है, और गेहूं से मध्य प्रदेश में एक कहावत बोली जाती है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, ठीक है, तो अगर उस चोर के साथ जो भी रहेंगे, मतलब उसके जो दोस्त रहेंगे, तो अगर चोर कभी पकड़ा जाएगा तो उसके दोस्त भी, ये संभावना है कि पकड़े जा सकते हैं, भले ही वो चोरी नहीं करते। तो ये बोला जाता है ऐसी स्थिति में कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो साथ मतलब संग की बात हो रही है, साथ रहना, संग रहना, तो संग फॉर होशंगाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, होशंगाबाद है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चावल के उत्पादन में प्रथम जिले की, जो कि है बालाघाट। तो यहाँ पर देखिए चावल में चा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, बल, बल से कर लीजिए बालाघाट, ठीक है, बा ला और घाट शब्द बस जोड़ना है, वा और ला से लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चावल के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, बालाघाट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो फसल होती है वो होती है गेहूं एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे चावल, यानी गेहूं के बाद चावल दूसरी यहाँ की प्रमुख फसल है। फिर जो तीसरी फसल है वो मक्का और चौथी फसल ज्वार है। तो आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अदरक की। तो अदरक के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो है छिंदवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अदरक में शब्द लिखा हुआ है आ दर, याद करने के लिए कर लेते हैं आ डर, यानी डर के आने की बात हो रही है। छिंदवाड़ा में देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, छींद। छींद मतलब आप समझते ही होंगे क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं। छींद मतलब होता है कहीं भी जाने से रोकना, छींद देना किसी को, मतलब किसी को कहीं से जाने से रोक देना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई डरावना स्थान होता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर रात्रि 6 बजे के बाद या फिर शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर जाना मना है। तो एक तरीके से छींद कर दी जाती है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डर होता है, आ जाएगा डर इंसान के अंदर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आ डर फॉर अदरक, और छींद दिया गया छींद फॉर छिंदवाड़ा। तो याद रखिएगा कि अदरक के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। इसके बाद बात करते हैं शकरकंद की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान है टीकमगढ़ जिले का। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शकरकंद में आपको शब्द मिल जाएगा शक्कर, याद करने के लिए कर लेते हैं, शक्कर मतलब शुगर। टीकमगढ़ में शब्द लिखा हुआ है टी कम, मतलब ऐसा समझिए कि टी में किसी ने ज़्यादा शुगर डाल दिया है तो बोल रहे हैं कि टी में कम शुगर डालो, टी कम फॉर टीकमगढ़। तो याद रखिएगा शकरकंद के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, टीकमगढ़ है। याद हो गया ना बहुत ही आसानी से। इसके बाद बात करते हैं आलू की। तो आलू के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो है इंदौर। तो यहाँ पर देखिए आलू शब्द लिखा हुआ है। आलू की एक जो मेरी फेवरेट बोल सकते हैं कि जो डिश है वो है समोसा। और आपको पता है जो समोसा होता है उसके अंदर आलू डाला जाता है। अंदर मतलब ये बोल सकते हैं कि इन फॉर इंदौर। तो ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि आलू के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है, इंदौर है। वैसे ज़्यादातर लोगों को समोसा पसंद है और समोसे के इन में आलू रहती है, इन फॉर इंदौर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं लहसुन की। तो लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान रतलाम जिले का है। तो लहसुन में आपको शब्द मिल जाएगा लौ शुन, मतलब लौ जो कि दीपक के ऊपर रोशनी जलती है, ठीक है, दिए के ऊपर जो रोशनी होती है उसको लौ बोलते हैं ना। तो लौ बिना शून मतलब सूना है। लौ के बिना सूना क्या होता है, तो आप बोलेंगे रात, मतलब कि अगर रात को लाइट ना जले या फिर लौ या फिर दीपक ना जले तो जाहिर सी बात है रात सुनसान होती है। तो लौ के बिना सूनी होती है रात, रात फॉर रतलाम। तो याद रखिएगा कि लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, रतलाम का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सरसों या फिर राई की। राई के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश का जिला है मुरैना। तो यहाँ पर देखिए सरसों में आपको शब्द मिल जाएगा सर, सर की बात हो रही है, मतलब माथे की बात हो रही है, हेड की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए मुरैना में शब्द लिखा हुआ है मूर। आपको पता है सर को मूड़ भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि सरसों या फिर राई के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, मुरैना का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अलसी की। तो अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जिला है वो है रीवा। तो यहाँ पर देखिए अलसी को याद करने के लिए कर लेते हैं आलसी, और रीवा को रोवा, यानी रोने की बात। तो जाहिर सी बात है जो इंसान आलसी होते हैं बाद में वो जिंदगी भर पछताते हैं, मतलब रोता रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है, रीवा का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोयाबीन की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उज्जैन। और साथ ही साथ बात करते हैं चना की। चना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान उज्जैन का है।
तो सिंपल से यहाँ पर जो उज्जैन शब्द लिखा हुआ है ना, तो उज्जैन को लास्ट में कर लेते हैं, जैन को चैन, उज्जैन चैन, चैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन शब्द लिखा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि सोयाबीन इंसान को चैन नहीं मिलता है ना, चैन मतलब सुकून की बात हो रही है। तो अगर इंसान ना सोए 2 दिन 3 दिन, तो जाहिर सी बात है उसको बिना सोए फिर चैन नहीं मिलता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोयाबीन चैन नहीं मिलता, चैन फॉर उज्जैन। तो आपको याद हो जाएगा कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान उज्जैन का है। फिर चना को यहाँ पर चना, और दूसरी तरफ मैंने जैन को चैन कर लिया था, तो चना चैन, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये कि चना के उत्पादन में भी उज्जैन का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धनिया की। तो धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान है गुना का। तो यहाँ पर देखिए धनिया में यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है धनी, और धनी के बाद या, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे धनी में बहुत सारे धनियों की बात हो रही है, बहुत सारे धनी लोगों की बात हो रही है, क्योंकि एक धनी शब्द लिखा हुआ था तो एक व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पर धनिया शब्द लिखा हुआ, मतलब धनी नहीं, बहुत सारे धनी व्यक्ति। तो जाहिर सी बात है कई गुना लोगों की बात हो रही है, कितने गुना ये नहीं बताया गया, लेकिन धनिया शब्द लिखा हुआ है, तो कई गुना लोगों की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धनिया के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, गुना का है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि धनिया जिसमें पड़ जाती है, या फिर ऐसा कहीं जो सब्जी है अगर उसमें धनिया पड़ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मिर्च की। मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो है खंडवा। तो खंडवा में एक शब्द आपको मिल जाएगा खांड। खांड आपको पता है मीठा होता है, गुड़ के प्रकार का। और यहाँ पर देखिए मिर्च, अगर कोई मिर्च खा ले जो कि तीखा पसंद नहीं करता, तो जाहिर सी बात है उसको फिर मीठा दिया जाता है कुछ, तो मीठे के लिए यहाँ पर क्या है, खांड है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, खंडवा का है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गन्ना की। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो है नरसिंहपुर। तो इसको तो और भी आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, नर और सिंह। सिंह मतलब शेर, नर मतलब इंसान। तो ये कह सकते हैं कि जो इंसान होता है अगर वो सिंह को मिल जाए, मतलब शेर को मिल जाए, तो शेर क्या करता है, उसका खून पी जाता है ना, खून पी जाता है शेर उसका, मतलब किसका, नर का। तो जाहिर सी बात है चूस लेता होगा, जैसे हम लोग गन्ने के रस को चूसते हैं वैसे इंसान के खून को शेर चूस लेता है, सिंह चूस लेता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, नरसिंहपुर का है। ठीक है, याद रखने के लिए काफ़ी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा फनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो जिला है वो खंडवा है। ज़्यादातर लोगों को ये पता भी है, नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्याज होता है उसकी खुदाई की जाती है, मतलब प्याज जो है उसको खाना जाता है, खनना फॉर खंडवा। तो याद रखिएगा कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, खंडवा का। इसके बाद है कपास। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है खरगोन। तो कपास की बात हो रही है, कपास आपको पता है वाइट वाइट होता है, और खरगोन को याद करने के लिए कर लेते हैं खरगोश। खरगोन, खरगोश, तो खरगोश भी एकदम वाइट वाइट दिखता है, एकदम जैसे लग रहा हो कि कपास ही हो उसके ऊपर। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो कपास है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है, खरगोन रखता है। ठीक है, इसके बाद दो और बचते हैं, एक है ज्वार और दूसरा है मक्का। ज्वार के उत्पादन में खरगोन का प्रथम स्थान है, और मक्का के उत्पादन में झाबुआ का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देखिए ज्वार में आपको शब्द मिल जाएगा वार, वार मतलब युद्ध होते हैं। और यहाँ पर देखिए खरगोन में आपको शब्द मिल जाएगा खरग। खड़ग मतलब खड़ग की बात हो रही है, तलवार खड़ग। तो जाहिर सी बात है वार होगा, युद्ध होगा, तो इनकी जरूरत ही पड़ेगी। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि ज्वार के उत्पादन में खरगोन का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मक्का की। तो मक्का में आपको पता ही है कि झाबुआ प्रथम स्थान पर है। याद रखने के लिए ऐसा समझिए कि मक्का में शब्द लिखा हुआ है माँ का। ठीक है, माँ का बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए झाबुआ में शब्द लिखा हुआ है बुआ। तो एक प्रकार से बुआ भी माँ की तरह ही होती हैं, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुआ हैं उनसे भी माँ की तरह प्यार मिलता है। तो माँ का प्यार मिलता है किससे, बुआ से। तो आपको याद हो जाएगा कि मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, झाबुआ का है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग जो कि इटारसी के कीरतपुर में स्थित है। तो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग में एक शब्द है कामधेनु। तो कामधेनु गाय के बारे में आप सब जानते होंगे कि उनकी कीर्ति जो है वो तीनों लोकों में छाई हुई है। कामधेनु गाय की जो कीर्ति है वो तीनों लोकों में छाई हुई है। तो कामधेनु से हो गया राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग, और कीर्ति से हो गया कीरतपुर। और इटारसी को याद करने के लिए मैं बता दूं कि गाय को हमेशा रस्सी में बांध के रखा जाता है, तो रस्सी से हो गया इटारसी। अगला है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो कि शिवपुरी में स्थित है। तो भगवान शिव की तीसरी आंख से विद्युत की तरह प्रचंड ज्योति निकलती है। जब भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं तो उनकी तीसरी आंख से विद्युत की तरह प्रचंड ज्योति निकलती है। तो भगवान शिव से हो गया शिवपुरी, और विद्युत से हो गया राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। यानी राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, शिवपुरी में।
अगला है दलहन अनुसंधान केंद्र, जो कि सीहोर के अमलहा में स्थित है। तो याद करने के लिए हम लोग दलहन को दलहा कर लेते हैं। तो दलहा अमलहा अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो दलहा से हो गया दलहन अनुसंधान केंद्र, वो जो कि अमलहा में स्थित है। अगला है कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, जो कि सीहोर के अमलहा में ही स्थित है। तो याद करने के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कि जब भारत में दालों की कमी हुई थी तो उसके उत्पादन के लिए दलहन अनुसंधान केंद्र खोला गया था, जिस कारण से दाल के उत्पादन में वृद्धि हुई हो, और इसी को देखते हुए वहाँ पर कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर खोल दिया गया हो, जिससे गेहूँ, चावल, चना सबके उत्पादन में वृद्धि हो। तो कृषि के जो भी सभी उपज होती हैं सबके सब में उत्पादन बढ़े, इस कारण से जहाँ पे दलहन अनुसंधान केंद्र खोला गया था वहीं पर इसका भी रिसर्च सेंटर खोल दिया गया होगा। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया था? अमलहा में। तो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी अमलहा में खोला गया। तो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ है? अमलहा में। अगला है गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो कि नरसिंहपुर में स्थित है। तो नरसिंहपुर में 2 शब्द हैं, नर और सिंह। तो जो नर होता है वो सिंह के गन्ने की तरह होता है, जो नर होते हैं वो सिंह के गन्ने की तरह होते हैं। यानी जैसे हम लोगों को गन्ना पसंद होता है, उसका रस चूसते हैं गन्ने का, ठीक उसी प्रकार सिंह भी नर का खून चूसते हैं। तो नर और सिंह से हो गया नरसिंहपुर, और गन्ना से हो गया गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर में। अगला है महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण, जो कि बैतूल में स्थित है। तो महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण में एक शब्द है बाल, बालक का विकास। तो जब बालक, नवजात बालक धरती पर आता है तो उसको तौला जाता है, उसका वजन किया जाता है। तो तौलने से हो गया बैतूल, बालक से हो गया महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण। अगला देख लेते हैं। अगला है वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, जो कि जबलपुर में स्थित है। तो वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र में 2 शब्द हैं, एक वन्य जीव और दूसरा स्वास्थ्य। यानी जब वन्य जीव का स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो उनके स्वास्थ्य को सही करने के लिए उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसको ले जाने के लिए फोरेंसिक लैब में बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर कोई हाथी बीमार हो जाए तो उसको सही करने के लिए उसको जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो बल से हो गया जबलपुर, और वन्य जीव से हो गया वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र। तो वन्य जीव एवं फोरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला है एनिमल सरोगेसी लैब, जो कि भोपाल में स्थित है। तो एनिमल सरोगेसी में 2 शब्द हैं, एनिमल और सरोगेसी। तो जब गोपाल अपनी बंसी बजाते थे तो उनके चारों तरफ जो एनिमल थे वो आ जाते थे और अपनी अपनी आवाज़ से शोर मचाने लगते थे। एनिमल अपनी अपनी आवाज़ से शोर मचाने लगते थे। तो एनिमल और शोर से हो गया एनिमल सरोगेसी लैब, और गोपाल से हो गया भोपाल। तो एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र, जो कि मुरैना में स्थित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी में एक शब्द है बिहारी। तो श्री कृष्ण को बाके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम बाके बिहारी भी है, और श्री कृष्ण हमेशा मोर मुकुट धारण करते हैं। श्री कृष्ण हमेशा मोर मुकुट धारण करते हैं। तो मोर से हो गया मुरैना, और बिहारी से हो गया अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र। तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र कहाँ स्थित है? मुरैना में। अगला है मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के संग घुन भी पिसता है, गेहूं के संग उसका घुन भी पिस जाता है। तो संग से हो गया होशंगाबाद, और गेहूं से हो गया मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र। तो मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। और पावर खेड़ा को याद करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि जिस पावर से, यानी जिस शक्ति से गेहूं पिसता है उसी शक्ति से वो घुन भी उसी पावर में पिस जाता है। अगला है मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र, जो कि बड़वानी में स्थित है। तो अगर आप चावल खाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो चावल बड़े वाले होते हैं वो चावल ज़्यादा
अच्छे होते हैं खाने में। और चावल धान से निकलता है, तो धान से हो गया मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र। और बड़े वाले चावल, तो चावल से हो गया, बड़े वाले से हो गया बड़वानी। तो मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बड़वानी में। अगला है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, जो कि इंदौर में स्थित है। तो सोयाबीन में एक शब्द है सोया, यानी सोना। और व्यक्ति जब सोता है तो वो हमेशा अपने डोर के अंदर ही सोता है, अपने दरवाजे के अंदर, यानी अपने घर में सोता है। तो डोर से हो गया इंदौर और सोने से हो गया सोयाबीन। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, जो कि जबलपुर के खमरिया में स्थित है। तो जो गेहूं और मक्का को काटते हैं वो अपने सर पर एक टोपी लगा के काटते हैं। धूप ज़्यादा रहती है गेहूं के टाइम पे, उसकी कटाई के टाइम पे, तो वो टोपी लगाए रहते हैं। तो उस टोपी को खमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस टोपी को? खमरी। तो खमरी से हो गया खमरिया। और मक्का और गेहूं की कटाई के टाइम में धूप ज़्यादा होती है, तो मक्का और गेहूं से हो गया अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खमरिया में। अगला है कपास अनुसंधान केंद्र, जो कि खरगोन में स्थित है। तो खरगोश जो है वह कपास की तरह वाइट वाइट दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे खरगोश के ऊपर कपास लपेट दिया गया हो। तो कपास से हो गया कपास अनुसंधान केंद्र और खरगोश से हो गया खरगोन। अगला है अंगूर अनुसंधान केंद्र, जो कि रतलाम में स्थित है। तो जो व्यक्ति रात को अंगूर खाता है उसकी तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रात को अंगूर खाने से जुखाम होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो अंगूर खाने से होती हैं, तो अंगूर से हो गया अंगूर अनुसंधान केंद्र, और रात को तो रात से हो गया रतलाम। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रतलाम में। अगला है अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये दोनों सागर में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा अपराध जो है वह कहाँ होता है? सागर में, क्योंकि सागर में जो है बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उन्हें मार डालती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ पे होगा? सागर में। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध होगा वहीं पे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाई जाएगी, जिससे अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। तो अपराध अनुसंधान केंद्र सागर में है, तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी वहीं पर बनेगी, यानी सागर में। तो दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? सागर में। अगला है आर्म्स एवं प्रैक्टिस सेंटर, यह इंदौर में स्थित है। तो आर्म्स की जो प्रैक्टिस है वह किसी इंडोर स्थान पर ही की जाती है, जिससे किसी आम व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। तो आर्म्स की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? इंडोर स्थान में। तो इंडोर से हो गया इंदौर, और आर्म्स की प्रैक्टिस से हो गया आर्म्स एवं प्रैक्टिस सेंटर। तो आर्म्स एवं प्रैक्टिस सेंटर कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला है तुलसी अनुसंधान केंद्र, जो कि चित्रकूट में स्थित है। तो तुलसी एक औषधि पौधा है, और औषधि का उपयोग जो है वह कूट के किया जाता है। तो कूट से हो गया चित्रकूट, और तुलसी से हो गया तुलसी अनुसंधान केंद्र। तो तुलसी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। लास्ट है पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, यह ग्वालियर में स्थित है। तो पटवारियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है? गांव में, क्योंकि गांव में आए दिन ज़मीन को लेकर झगड़ा होता रहता है। तो गांव से हो गया ग्वालियर, और पटवारी से हो गया पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। तो पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ग्वालियर में।